हो सकता है उससे ज़्यादा दिख जाए क्योंकि बेस बड़ा है। रैली हेल्थ केयर की नहीं थी, आने वाले सालों में भी वेल्थ क्रिएटर रहेगा। क्यों रहेगा, मैं उसका रीज़न बताता हूँ। मुझे लगता है कि अगला जो मेजर थीम इंडिया में अगर कोई होगा, हम कह रहे हैं कि गोल्ड का टाइम आएगा, गोल्ड में रैली देखने को मिलेगी। उस वक्त देखो, वैल्यूएशंस का मतलब क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में, एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म में, कल परसों 2-3 दिन की अगर हम बात करें, सर, आपने रैली शुरू होने से पहले थर्सडे कहा था कि हमें शॉर्ट्स को क्लोज कर देना है और फ्राइडे के दिन आपने कहा था कि हम लॉन्ग जा सकते हैं। एंड सर, मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट किया। एंड सर, साथ में आपने ये भी दिखाया था कि 2023 में भी ऐसा ही पैटर्न बना था। तो क्या 2023 वाला पैटर्न 2025 में रिपीट होगा? या सो लास्ट वीक हमने आपके साथ शेयर किया था कि शॉर्ट टर्म में जो फॉल हमें देखने को मिल रहा है ये ख़त्म होने वाला है। और हमने ये भी सजेस्ट किया था कि जो भी शॉर्ट्स 25,300 के लेवल के आसपास ओपन किए थे उसे क्लोज करना है। ओके। और हमने पिछले वीडियो में कहा था कि अब लॉन्ग जाने का टाइम आ गया है। ओके। ये भी कहा था कि हेजिंग के साथ करिए और ये रैली कायदे से बहुत लंबी नहीं चलनी चाहिए। तो उसका बेसिस क्या था कि 9 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स हमें देखने को मिले थे और मार्केट्स एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म में ओवरसोल्ड हो गया था। ओके। और हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से वैसा ही पैटर्न 2023 में भी बना था। ओके। तो वहाँ पर भी 9 कैंडल्स रेड कैंडल्स, यहाँ पर भी 9 रेड कैंडल्स, वहाँ भी 850 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला था। कोइंसिडेंटली यहाँ भी 850 पॉइंट्स का हमें फॉल देखने को मिला और उसके बाद एक छोटी रिकवरी हमें देखने को मिली। उस टाइम पे 2023 में जो रिकवरी थी करीब 400 पॉइंट्स के आसपास की थी। और अगर हम आज के टाइम पे भी देखें तो उससे ज़्यादा रिकवरी हमें देखने को मिली है क्योंकि बेस बड़ा है। ओके। तो इस तरीके की जब मूवमेंट होती है ना कि एक शार्प कंसेक्यूटिव फॉल देन अ राइज, तो ये अक्सर टेक्निकल बाउंस के साइन होते हैं। ओके। तो ये जो रैली है ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, फिजल आउट होगी। और अगर इस रैली में दम है, कोई फंडामेंटल फैक्टर्स काम कर रहे हैं, तो एक डिप आने के बाद वो दोबारा राइज मारेगी। ओके। फिलहाल ऐसे साइंस नहीं दिख रहे हैं। ये रैली अभी चल सकती है। पिछले बार 400-500 पॉइंट चली, आई थिंक 3 या 4 हमें ग्रीन कैंडल्स देखने को मिले थे। इस बार हो सकता है उससे ज़्यादा दिख जाए क्योंकि बेस बड़ा है, लेकिन अल्टीमेटली इसको रिट्रेस करना पड़ेगा और जब वो होगा हम इसके बारे में बात करेंगे। सर, वैसे यूएस शटडाउन की न्यूज़ आ रही है, तो आपको नहीं लगता कि इससे इंडियन मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखो, यूएस शटडाउन की न्यूज़ तो अब बहुत कॉमन हो गई है। हमने पिछले साल भी देखा था, बाइडेन के टाइम पे भी देखा था। तो बेसिकली शटडाउन का मतलब क्या होता है कि जब आपका बजट पार्लियामेंट में पास नहीं होता है तो शटडाउन हो जाता है, यानी कि सरकार के पास पैसे नहीं है। तो सरकार के पास अगर पैसे नहीं है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज होते हैं, जैसे उनका जो आईआरएस होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, जो पार्क मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट होता है, इस तरीके के जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज होते हैं वो इम्पैक्ट होते हैं, उनका काम रुक जाता है। जो पार्क के मेंटेनेंस नहीं होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं होगा, इस तरीके की चीज़ होती है। अब यूएस जैसे बड़े देश में क्या होता है कि ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो बैठ के कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो कुछ ये प्रेशर टैक्टिक्स भी होती है अपोजिशन की तरफ से। तो अल्टीमेटली देखो ये तो रिजॉल्व हो जाएगा, इसलिए मार्केट इसको बहुत सीरियसली नहीं लेता है। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि यूएस की सरकार चलनी बंद हो गई, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ओके। तो इसका सोल्यूशन निकल जाएगा। इसका इम्पैक्ट क्या होगा इंडियन मार्केट में, इसका कोई विशेष इम्पैक्ट नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस एरिया को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, तो जैसे फॉर एग्जांपल H1B में जो प्रोफेशनल्स जाते हैं तो उनकी वीज़ा प्रोसेसिंग रुक जाएगी, ग्रीन कार्ड की प्रोसेसिंग रुक जाएगी क्योंकि वो नॉन एसेंशियल सर्विस है। ओके। लेकिन जो वीज़ा के अपॉइंटमेंट्स है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, वो वैसे का वैसे चलता रहेगा। तो हमारे देश में से उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है।
यूएसए में क्या इम्पैक्ट है? अगर ये शटडाउन प्रोलॉन्ग हो जाता है, अभी लोग कह रहे हैं कि शायद ये एक आध हफ्ते तक चले, तो ऐसा हो जाता है तो वहाँ की जीडीपी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका डेफिनेटली पड़ेगा। कितना लंबा शटडाउन चलता है उतना लंबा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसको कोई इतना सीरियसली अभी तक तो नहीं ले रहा है, लेकिन अगर ट्रम्प अड़ जाए कि नहीं जी हम किसी से बात नहीं करेंगे, अपोजिशन भी अड़ जाए, तो वो एक लंबा डेडलॉक बन सकता है और आई एम श्योर पब्लिक के प्रेशर के आगे झुकना पड़ेगा। तो इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली हमें नहीं लेना चाहिए। सर आज दो सेक्टर में अच्छे खासे रैली देखने को मिली, एक तो आईटी, दूसरा हेल्थ केयर। तो इसमें कोई चेंज आपको दिख रहा है क्या? क्योंकि ये दोनों सेक्टर को अगर देखें तो पिछले कुछ दिनों में अच्छा खासा गिरावट दिखा चुकी है ये। ओके, तो यस, आईटी सेक्टर में आज अच्छी रैली देखने को मिली। और दूसरा मैं उसे हेल्थ केयर नहीं कहूँगा, वो जो जो रैली है वो हेल्थ केयर के छोटे से पार्ट, छोटा पार्ट नहीं एक्चुअली बिगर पार्ट है, हॉस्पिटल सेक्टर्स पे खास करके रैली देखने को मिली। एक एक करके बात करते हैं। देखो, आईटी सेक्टर तो अब पिछले दिनों इतना गिरा तो एक टेक्निकल बाउंस होता है, काफ़ी शॉर्ट पोजीशंस बनी होंगी, वो बन गया। कोई फंडामेंटल देखो फैक्टर उसमें नहीं है। ये जो Q2 कंप्लीट होने वाला है अभी, हिस्टोरिकली Q2 आईटी इंडस्ट्री के लिए सबसे प्रॉफिटेबल क्वार्टर होता है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इनको Q2 में होता है। लेकिन इस क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आएंगे वो पिछले 5 साल के प्रोबेबली वर्स्ट क्वार्टर होगा ग्रोथ के टर्म्स में, सबसे कमज़ोर ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। ओके, साथ ही H1Bs का इशू चल ही रहा है, उसमें कोई सोल्यूशन नहीं है। हायर एक्ट का खतरा ऑलरेडी बना हुआ है। कोई फंडामेंटल रीज़न नहीं है इसका कि यहाँ पर कुछ मेजर बदलाव हो रहे हैं। ओके, नए कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी साइन नहीं हो रहे, किसी भी बड़ी कंपनी के कोई मेजर कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हुए नहीं दिखे। टीसीएस का एक कॉन्ट्रैक्ट बड़ा साइन हुआ, वो भी उसका पुराना कस्टमर है, अकाउंट रिन्यूअल है। ओके, तो इसलिए आज की रैली आईटी की मैं उसे वैसे ही देखता हूँ जैसे पिछले कई हफ्तों में हमें बीच बीच में रैलीज देखने को मिली, वही देखता हूँ। तो इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मेजर बदलाव नहीं है। अब आते हैं हेल्थ केयर पे। तो जैसे कि मैंने कहा, रैली हेल्थ केयर की नहीं थी, रैली थी हॉस्पिटल सेक्टर की। अगर आप देखें तो जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, फोर्टिस, मैक्स, फोर्टिस तो आई थिंक 7% अप था, छोटे हॉस्पिटल्स भी 2-2, 3-3, 4-4% अप रहे। रीज़न क्या है कि एक खबर आई है कि अब इनके जो प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं जो इन हॉस्पिटल्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो अब आईपीओ लाने की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले कुछ हफ्तों या महीनों में मेजर कंसोलिडेशन हो। जो छोटी छोटी हॉस्पिटल्स की चेन्स हैं, जो अलग अलग शहरों में जिनका प्रेजेंस है, उनको मर्ज करके बड़े हॉस्पिटल बनाए जाएं और उनके आईपीओज लाए जाएं। तो इस खबर की वजह से इस सेक्टर में तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। अब आप जानते हैं कि हम इस सेक्टर पे पिछले कई सालों से बुलिश हैं। तो इसीलिए जो हमारे 2021 का पोर्टफोलियो था, अगर आपको याद होगा, हमने सारे बड़े हॉस्पिटल्स जिसमें फोर्टिस भी था, मैक्स भी था, अपोलो भी था, वो सारे हॉस्पिटल्स हमने भर रखे थे और सब ने शानदार रिटर्न्स दिए। और इस वाले पोर्टफोलियो में भी हमने कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स जो भी हमें सही वैल्यू पर मिले वो हम ऐड करें, और उसमें भी हमें ज़बरदस्त गेन देखने को मिला। तो ये सेक्टर हमेशा से हमारा फेवरेट सेक्टर रहा है और ये सेक्टर आने वाले सालों में भी वेल्थ क्रिएटर रहेगा। क्यों रहेगा, मैं उसका रीज़न बताता हूँ। देखिए, अच्छी कंपनी कौन सी होती है? अच्छी कंपनी वो नहीं होती है जो वेंचर कैपिटलिस्ट का पैसा लगा कर ग्रोथ कर रही है। अच्छी कंपनी वो भी नहीं होती है जो डेट, कर्जे लेकर ग्रो कर रही है। अच्छी कंपनी वो होती है जो खुद पैसे कमाए, उस पैसे को बचाए और उस पैसे का इस्तेमाल करके फर्दर ग्रोथ को फ्यूल करे। तो ये हॉस्पिटल की कंपनीज है ना, ये वही कंपनीज हैं। ये कर्जा लेके ग्रो नहीं कर रही हैं, दे आर एक्चुअली मेकिंग प्रॉफिट्स, और उस प्रॉफिट्स का पार्ट को इंटरनल एक्यूरल्स को यूज़ करके
वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी साइकिल है कि आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, उस प्रॉफिट का इस्तेमाल ग्रोथ में कर रहे हैं, फिर उससे और ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, उससे और ज़्यादा ग्रोथ आ रहा है। तो ये एक साइकिल उन्होंने बना लिया है। और ज़्यादातर हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं इंडिया के, देर ऑल कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनीज। तो इनका फ्यूचर आने वाले दिनों में मुझे लगता है काफ़ी ब्राइट है। मुझे लगता है कि अगला जो मेजर थीम इंडिया में अगर कोई होगा वो हॉस्पिटल सेक्टर्स ही होगा। सर, इंडिया यूएस डील में जो मामला अटका हुआ है उसमें आपको कोई होप नज़र आती है? मैं पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया है और मैं कई एनालिस्ट लोग को फॉलो करता हूँ, उनका भी ये व्यू है कि अल्टीमेटली ये डील जो है ना ये होगी। किस फॉर्म में, किस शेप में होनी है ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन होगी। ओके, रीज़न जो है ये अटकी हुई है कि वो एक जिसे कहते हैं ना कि हमें ये दे दो तो हम डील कर लेंगे, हमें ये दे दो तो हम ये डील कर लेंगे। तो दोनों जो पक्ष हैं, इंडिया या यूएस, उनकी अपनी स्पेसिफिक डिमांड है। ओके, कई लोगों का ये कहना है कि ट्रम्प ये इंडिया से चाहता है कि आप हमें नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर दें। ओके, अब इंडिया के लिए कोई ये बड़ी बात नहीं है, इंडिया कर सकता है, लेकिन इंडिया बदले में कुछ और चाहता है। ज़्यादा इसके बारे में नहीं बोलूँगा। तो यहाँ पर ये मामला फंसा हुआ है। अल्टीमेटली ये गिव एंड टेक होके मुझे लगता है रिजॉल्व हो जाएगा, और जब होगा तो उसका मार्केट में रिएक्शन भी हमें देखने को मिलेगा। हालांकि वो कितने दिन चलेगा ये अलग मैटर है। तो इस पे अभी भी डिस्कशंस चल रही हैं, अभी भी हमारे मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि नवंबर तक हो जाएगा। आज ही कुछ स्टेटमेंट आया आई थिंक फॉरेन मिनिस्टर का कि वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ देयर कंसर्न्स। साथ ही ये भी कहा है कि हमारे भी कुछ कंसर्न्स हैं। इसका मतलब डिस्कशंस आर गोइंग ऑन। तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, होगा। लेकिन क्या लॉन्ग टर्म में हमारे फ़ायदे के लिए होगा, यूएस के फ़ायदे के लिए होगा, ये इस पे क्वेश्चन मार्क हो सकता है, इसमें क्वेश्चंस उठ सकते हैं। लेकिन डील होगी और सभी सेक्टर्स में किसी न किसी फॉर्म में होगी, ऐसा कई लोगों का कहना है। सर, कुछ ऑडियंस के सवाल ले लेते हैं। सबसे पहले रजत जी पूछ रहे हैं कि सर, इज इट वर्थ टू बाय सिल्वर एंड गोल्ड एट दिस प्राइस? ये क्वेश्चन इन्होंने 2-3 साल बाद पूछा। हम लगभग 2021 से हम कह रहे हैं कि गोल्ड का टाइम आएगा, गोल्ड में रैली देखने को मिलेगी। उस वक्त लोग इसको सीरियसली नहीं लेते थे क्योंकि उन्हें लगता था अरे इक्विटी में इतना रिटर्न आ रहा है, गोल्ड में क्या मिलेगा। लेकिन गोल्ड ने हर साल ठीक ठाक रिटर्न्स दिए हैं। 21-22 में, 2021, 2022 में शायद इक्विटी मार्केट्स के रिटर्न्स ज़्यादा रहे, लेकिन उसके बाद गोल्ड ने पिकअप करना शुरू किया। और आज देखिए हर रिटेल वाला पूछ रहा है गोल्ड में लगाना है कि नहीं लगाना है। तो गोल्ड और सिल्वर इस वक्त काफ़ी रैली हो गई है और हम एक ऐसे स्टेज पर पहुंच गए हैं कि यहाँ से थोड़ा बहुत राइज देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद कंसोलिडेशन या करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। इतना जो रिटेल का इंटरेस्ट क्यों हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी अब स्पेकुलेटिव एलिमेंट्स आ गए हैं। ओके, ETF में लोगों का पैसा ज़बरदस्त तरीके से पंप हो रहा है। तो जब ETF लोग खरीदेंगे गोल्ड या सिल्वर के, तो उन्हें तो गोल्ड खरीदना पड़ेगा ना। तो गोल्ड के केस में तो चलो एक हमें एक पॉजिटिव चीज़ दिखती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स खरीदते हैं, RBI खरीदता है, फेड तो नहीं खरीदता है, कई कंट्रीज़ खरीदते, चाइना मेजर खरीद रहा है और बड़े इन्वेस्टर्स गोल्ड पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों के बढ़ने के रीजंस एक हैं और ETF जो है एक बड़ा रीज़न है, स्पेकुलेशन जो है वो बड़ा रीज़न है। सिल्वर की अगर बात करें तो पिछले साल जो 38,000 का ओपन इंटरेस्ट था वो बढ़कर अब 56,000 हो गया है। ओके, तो स्पेकुलेशन भी हो रहा है, ट्रेडिंग एक्टिविटी भी हो रही है, ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, साथ में डिमांड भी है।
तो जो सप्लाई है गोल्ड और सिल्वर की वो कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो दोनों चीज़ें हो रही हैं। तो इसलिए स्पेकुलेशन ज़्यादा हो रहा है क्योंकि गैप है, उसका फ़ायदा उठाकर हो रहा है। ओके, अब इसमें करना क्या है? देखिए, अभी इस रैली में घुसेंगे, अब बहुत लेट घुस रहे हैं, रिस्क आपका बढ़ रहा है। तो हमें करना क्या चाहिए? देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म मतलब 5, 7, 10 साल इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा गोल्ड पे जाइए। ओके, और गोल्ड भी एक साथ नहीं लेना है। अभी आप बेशक ले लो, लेकिन जब आगे थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, गिरावट होगा, तब थोड़ा और लेना है। अभी आप लेके बैठ गए, अगर अगले 3 साल नहीं बढ़ा तो आपको फिर डिसअपॉइंटेड होगी, आप फिर लेट, क्योंकि आप लेट घुस रहे हैं। ओके, और गोल्ड एनी डे इज बेटर देन सिल्वर। सिल्वर का एक रिकॉर्ड रहा है कि सिल्वर जब भी ओवर वैल्यूड हो जाता है उसके बाद उसमें हमें फॉल देखने को मिलता है। इस वक्त सिल्वर ओवर वैल्यूड है। क्यों है? क्योंकि जो गोल्ड टू सिल्वर रेशियो है वो 100 से ऊपर चला गया है। अभी रिसेंटली हमने 107 टच किया। तो गोल्ड बाई सिल्वर अगर 100 से ऊपर है तो अब सिल्वर काफ़ी महंगा खरीद रहे हैं। ओके, तो इस स्टेज पर घुसना है तो आई थिंक गोल्ड की तरफ देखिए और लॉन्ग टर्म देखिए। गोल्ड में ट्रेडिंग मत करिए, ट्रेडिंग करेंगे तो फंस जाएंगे, सिल्वर में भी फंस जाएंगे। ओके, सो टू सिंप्लीफाई, गोल्ड और सिल्वर में से प्रेफर गोल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, एंड सिल्वर को अभी थोड़ा हमें अवॉइड करना है। सर, स्टॉक वैल्यूएशंस को लेके काफ़ी व्यूअर्स के मन में बहुत सारे सवाल हैं, तो सर इसके बारे में कुछ बताइए। देखो, वैल्यूएशंस का मतलब क्या होता है कि प्राइस कुछ भी हो किसी चीज़ की, उसकी वैल्यू क्या है आपको पता होनी चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल, अगर आप मार्केट में जाते हैं, आप आलू खरीदते हैं, आपको पता है कि ठीक है 30 रुपीज़ के जी, 40 रुपीज़ के जी होगा, क्या आप 50 रुपीज़ के जी खरीदना चाहेंगे? आपको पता है कि मैं महंगा खरीद रहा हूँ। तो आपको तब पता चलेगा जब आपको उसका असली वैल्यू पता हो कि भाई 30 रुपये का आलू में 50 रुपये में कैसे खरीद लूँगा। ओके, अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक आपको घर खरीदना है, तो घर का जब आप बात करेंगे तो घर का जो आपको जो बेच रहा है वो कोई भी प्राइस कोट कर सकता है। वो 1.5 करोड़ भी बोल सकता है, 2 भी बोल सकता है, 2.5 भी बोल सकता है। क्या आप किसी भी प्राइस पे खरीद लेंगे? नहीं, आप रिसर्च करेंगे कि यार इस एरिया में इस टाइप के घर की क्या कीमत है। अगर आपको पता चलता है कि नहीं नहीं 1 करोड़ से ज़्यादा तो नहीं है, बंदा 1.5 करोड़ मांग रहा है, ज़्यादा मांग रहा है। ओके, अब अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं है तो आप 1.5 करोड़ का घर खरीद लेंगे, फिर क्या होगा? अगले 5 साल तक आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर 5 साल बाद भी आप बेचने जाएंगे तो हो सकता है आपको 130 में बेचना पड़े। और अगर रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हो गया तो आप 1 करोड़ में भी नहीं बेच पाएंगे। ओके, तो आपने इतना महंगा खरीदा कि आपको 50 लाख का लॉस होगा। यही फंडा स्टॉक्स में भी होता है। एक जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होता है, सीजन्ड इन्वेस्टर होता है, एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर होता है, वो किसी भी भाव में स्टॉक को नहीं खरीदता है। वो खरीदता है वैल्यूएशंस देखकर। वो सारे पैरामीटर्स पर कैलकुलेशन करता है और फिर उसकी एक्चुअल वैल्यू को कैलकुलेट करता है। तो उसकी कोशिश ये रहती है कि अगर 80 रुपीज़ की वैल्यू है किसी स्टॉक की और इस वक्त मार्केट प्राइस 100 चल रहा है तो वो नहीं खरीदेगा। वो वेट करेगा 80 से नीचे आए प्राइस। जो बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं वो 60 पे खरीदेंगे। अब आप बोलोगे अरे 60 पे क्यों चला जाएगा? जी जाएगा, क्योंकि मार्केट्स कभी भी हमेशा नहीं चढ़ते। अभी हमने देखा पिछले दिनों कैसे गिरावट देखने को मिली। ऐसे में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसी को बड़े इन्वेस्टर्स, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, वो पकड़ते हैं। ओके, और वही होती है जिसे कई लोग कहते हैं डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। वही होती है टाइमिंग। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वैसे ही टाइम कर, दे डोंट टाइम द मार्केट, दे टाइम द वैल्यू। कि वैल्यू जोन पे जब स्टॉक आएगा तब हम खरीदेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करें। इसके कई तरीके होते हैं। ओके, कुछ सिंपल भी होते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। तो जैसे जो हम इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, अब इसको देखिए बहुत सारे आपको कैलकुलेटर मिल जाएंगे,
लेकिन उसमें क्या वैल्यूज़ डालनी है, कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे उससे वैल्यू को कंफर्म करना है, और कौन से स्टॉक जो वैल्यू जोन पर हैं फिर भी उन्हें अवॉइड करना है, ये चीज़ें प्रैक्टिकल तरीके से जो है आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ थ्योरी से बात नहीं बनेगी। ओके, तो ये सब कुछ हम अपने इन्वेस्ट फॉर अल्फा प्रोग्राम में भी ज्वाइन कर रहे हैं, और उसका जो हमने, ऐसा नहीं है कि आपको हर किसी का खुद से कैलकुलेशन करना है, उसके हमने कैलकुलेटर्स भी बनाए हुए हैं, ट्रैकर्स भी बनाए हुए हैं। तो वहाँ पर आप अगर कैलकुलेट ना करना चाहें तो वहाँ पर आपको दिख भी जाएगा कि अच्छा इस स्टॉक का इतना वैल्यूएशन है, तो आपको पता है मुझे किस प्राइस पे खरीदना है, और जब भी मार्केट में छोटी मोटी गिरावट आएगी आपको वो प्राइस मिलेगा, आप लपक लेंगे। तो ये एडवांटेज है। तो सर ये I4A में जो आप बताएंगे वैल्यूएशंस के बारे में, क्या इससे एक नया इन्वेस्टर भी समझ पाएगा और इसे यूज़ कर पाएगा? हाँ, तो देखिए इसमें हमारा ये हमारा सिस्टम काम करता है कि हमने एक कैलकुलेटर बनाया हुआ है। कैलकुलेटर में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है जिस भी स्टॉक का आप करना चाहेंगे। अब हम आपको बता देंगे कि इस स्टॉक का कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो हमको दिखा देंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको उसमें उसका डेट डालना है, तो हम आपको बता देंगे कि डेट कहाँ पे मिलेगा, तो वो आपको पता है कहाँ मिलेगा, आप जाके वहाँ पे कॉपी पेस्ट करके डाल देंगे। इसी तरीके से और वैल्यूज़ डाल देंगे और वो आपको बता देगा ये वैल्यू है। साथ में हम आपको अपना जो स्कोर है उस स्टॉक का वो भी दिखाएंगे कि उसका स्कोर 60/100 है या 70/100 है, तो उससे आपको पता चलेगा कि स्टॉक की क्वालिटी क्या है। कई स्टॉक्स आपको वैल्यू जोन में तो होंगे लेकिन उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, तो हम अपना क्वालिटी बुल ट्रैक क्वालिटी स्कोर भी आपको दिखाएंगे, तो उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि ठीक है वैल्यू जोन पे भी है, क्वालिटी भी अच्छी है, तो उसमें आप ज़्यादा एलोकेशन भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इस तरीके से बनाई हैं कि जिसको थोड़ा भी स्टॉक मार्केट का पता हो, बाइंग सेलिंग, वो भी इसे सीख सके। एंड सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगले कुछ दिनों में मार्केट को लेके आपका क्या व्यू है? सो हमने आपके साथ शेयर किया था पिछले वीडियो में कि मार्केट अभी बुलिश जोन पे है, बुलिश जोन रहेगा, और हमने कहा था कि 400-500 पॉइंट तक की रैली हो सकती है, लगभग वैसी होती हुई भी दिख रही है। ओके, आज का डेटा अगर हम देखें तो डेटा में देयर आर नो मेजर नेगेटिव्स। ओके, डेटा सब कुछ पॉजिटिव है। पुट कॉल रेशियो पिछले 3 दिनों से सेम लेवल पर मेंटेन हो रहा है। कॉल आईवीज पुट आईवीज में भी ड्रॉप देखने को मिला है। एक चीज़ जो थोड़ा सा वरिंग है कि आज इतनी हमें रैली देखने को मिली, ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ऐड नहीं हुआ। ओके, करीब 4500 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, लेकिन उसका प्रीमियम आज फिर हमें ड्रॉप देखने को मिला है। सो हमारा जो व्यू है कि एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म, मतलब नेक्स्ट 2-3 डेज में मार्केट्स आर स्टिल बुलिश, लेकिन अगर हम थोड़ा लंबा व्यू लें 2-3 हफ्तों का, अक्टूबर एंड नवंबर बिगनिंग, तो शॉर्ट पोजीशन आर गेटिंग एडेड। और इसका मैं 2 एविडेंस आपको देता हूँ। पहला कि एफआईआई की पोजीशंस इंडेक्स शॉर्ट्स की उन्होंने फ्राइडे के दिन भी बढ़ाई है, जबकि मार्केट्स ऊपर थे, उन्होंने बढ़ाई है। और आज का जो निफ्टी फ्यूचर्स की ओआई एडिशंस हुई है उसमें भी हमें प्रीमियम ड्रॉप देखने को मिला है। तो ये सब कुछ हमें बता रहा है कि ये एक ललचाने वाली रैली है। और एक और रीज़न क्या है कि अभी बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं। अभी आज टाटा का आ गया, इसके बाद वीवर्क और एलजी और कई सारे पाइपलाइन में, तो मार्केट में थोड़ा अभी रौनक नहीं रखेंगे तो वो इश्यूज कैसे निकलेंगे। तो इसलिए हो सकता है ये चले, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें दम नहीं दिख रहा है शॉर्ट टर्म में, एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म में। कल परसों 2-3 दिन की अगर हम बात करें, मार्केट्स अभी भी बुलिश जोन में चल रहे हैं।